नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 44वां चैप्टर है। इसमें हम 1556 सी से 1560 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में हुमायूं ने दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। दिल्ली साम्राज्य हेमू 1556 सी से 1556 सी तक रहा। वहां की राजधानी दिल्ली में शाहजहानाबाद थी। हेमू यहां के पहले और अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। दिल्ली साम्राज्य हेमू के पहले सूर साम्राज्य आया था। दिल्ली साम्राज्य हेमू के बाद मुगल साम्राज्य आया था। हेमू या हेमचंद विक्रमादित्य एक हिंदू राजा थे जिन्होंने पहले शूर साम्राज्य के आदिल शाह सूरी के एक सेना नायक और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। 1556 सी में मुगल साम्राज्य के हुमायूं की मृत्यु ने सूर साम्राज्य को मुगलों को हराने और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए आदर्श अवसर प्रदान किया। तदनुसार मुख्यमंत्री और जनरल हेमचंद, जिन्हें हेमू भी कहते थे, ने तुगलकाबाद की लड़ाई या दिल्ली की लड़ाई लड़ी, जिसमें हेमचंद की जीत हुई। युद्ध के बाद हेमू 7 अक्टूबर 1556 सी को दिल्ली साम्राज्य का राजा बना और विक्रमादित्य की प्राचीन उपाधि धारण की, जिसे अतीत में कई हिंदू राजाओं ने अपनाया था। 5 नवंबर 1556 सी को मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में पानीपत के युद्ध के मैदान में हेमू एक गलती से चले तीर से घायल और बेहोश हो गया था। इसके तुरंत बाद अकबर के रीजेंट बैरम खान ने लगभग मृत हेमू का सिर काट दिया था। मुगल साम्राज्य 1556 सी से 1857 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में आगरा, फतेहपुर सीकरी, पाकिस्तान में लाहौर और दिल्ली में पुरानी दिल्ली या शाहजहानाबाद थी। हुमायूं वहां के पहले राजा थे और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्क मंगोल मूल के निवासी थे। इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी, उर्दू और हिंदवी उनकी भाषा थी। मुगल साम्राज्य के पहले दिल्ली साम्राज्य हेमू, मालवा सल्तनत, गुजरात सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत, तारखान राजवंश, सूर साम्राज्य, बंगाल सल्तनत, कररानी राजवंश, लाउड साम्राज्य, बंगाल के बारो भुइयां, तराफ साम्राज्य, फारूकी राजवंश और चक राजवंश आए थे। मुगल साम्राज्य के बाद दुर्रानी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज, पालनपुर रियासत, डच भारत, शाहपुरा रियासत, कलात के खानैत, फ्रांसीसी भारत, बुंदेला साम्राज्य, हिजली साम्राज्य, बहावलपुर रियासत, करनूल रियासत, कर्नाटक सल्तनत, कुलपहाड़ रियासत, कल्होरा राजवंश, सीतामऊ रियासत, होटक साम्राज्य, कुरवाई रियासत, हैदराबाद रियासत, रोहिलखंड साम्राज्य, भरतपुर रियासत, कांबे रियासत, बनारस रियासत, जूनागढ़ रियासत, नाभा रियासत, पटियाला रियासत, सूरत रियासत, अवध रियासत, रामपुर रियासत, तुलसीपुर रियासत और बंगाल सूबा आए थे। मुगल शासक मंगोल साम्राज्य के वंशज थे, लेकिन मंगोल के प्रति लोगों की अप्रसन्नता से बचने के लिए उन्होंने मुगल नाम का प्रयोग किया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक शासक बाबर फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्जा के पुत्र थे। इस तरह वे तैमूर साम्राज्य के तैमूर और मंगोल साम्राज्य के चंगेज खान के वंशज थे। 1540 सी में कन्नौज की लड़ाई में उन्होंने सूर साम्राज्य को अपना राज खो दिया और 1556 सी तक हुमायूं ने सफवी साम्राज्य के तहत ईरान में निर्वासन में 15 साल गुजारे।
1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई में सूर समाज की सेनाओं को बैरम खान के नेतृत्व में हुमायूं की पुनर्जीवित सेना ने पराजित किया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना करी। 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई में उन्होंने बैरम खान के नेतृत्व में सूर साम्राज्य को हराया और रोहतास किले और लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने तुगलकाबाद की लड़ाई, जिसे दिल्ली की लड़ाई, सूर समाज के साथ लड़ी, जिसकी सेना का नेतृत्व जनरल हेमचंद्र, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है, ने किया था। सूर समाज के हेमचंद की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इसके तुरंत बाद हेमू दिल्ली के सम्राट बने और उन्होंने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उन्होंने हेमू या राजा विक्रमादित्य के खिलाफ पानीपत के युद्ध क्षेत्र में पानीपत का युद्ध लड़ा। युद्ध में हेमू गलती से चले तीर से घायल हो गया और बेहोश हो गया। इसके तुरंत बाद बैरम खान ने लगभग मृत हेमू का सिर काट दिया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र आगरा बन गया। 1556 ईस्वी में 14 साल की उम्र में हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है, एक रीजेंट बैरम खान के अधीन सिंहासन पर बैठाया। 1576 ईस्वी में झारखंड में राजमहल की लड़ाई में उन्होंने बंगाल सल्तनत कररानी राजवंश के अंतिम शासक दाऊद खान कररानी को मार डाला और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और इसे बंगाल सूबा नाम के तहत मुगल साम्राज्य का एक उपखंड बना दिया, जिसका नेतृत्व सूबेदार और राज्यपाल करते थे। यह मुगल सूबेदार की व्यवस्था 1717 तक जारी रही। सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न या 9 प्रसिद्ध बुद्धिजीवी थे, जो टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीब खान खाना, मुल्लाह दो प्याजा, राजा मानसिंह और फकीर अजीउद्दीन थे। 1601 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन बंगाल के सूबेदार इस्लाम खान के सेनापति मिर्जा खुर्रम ने पुरी पर हमला किया और जगन्नाथ मंदिर को लूट लिया। 1606 ईस्वी में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन को मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश के तहत गिरफ्तार किया और इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा गया था। उनके इनकार के बाद उन्हें लाहौर में प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। 1608 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन बंगाल के सूबेदार हासिम खान ने पुरी पर हमला किया और जगन्नाथ मंदिर को लूट लिया। 1612 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने वाणिज्यिक संधि को मंजूरी दी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत और अन्य क्षेत्रों में रहने और कारखानों को स्थापित करने का विशेष अधिकार दिया। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट को यूरोपीय बाजार के सामान और दुर्लभ वस्तुएं प्रदान करने की पेशकश की। ईस्ट इंडिया कंपनी जल्दी बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहते हैं, और मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, में अपने ठिकानों के आसपास अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। 1616 ईस्वी में उन्होंने डच भारत को सूरत में व्यापारिक पोस्ट बनाने की अनुमति दी। 1646 ईस्वी में एक फारसी कुलीन व प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी मीर जुमला गोलकोंडा सल्तनत के मंत्री थे। गोलकोंडा सल्तनत के राजा अब्दुल्ला कुतुब शाह मुगल साम्राज्य के राजा शाहजहां के मनसब का पद स्वीकार करने के लिए मीर जुमला से नाराज हो गए और सजा के रूप में उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। बदले में शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकोंडा सल्तनत पर हमला करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने अब्दुल्ला कुतुब शाह को हराया। बाद में मीर जुमला को वापस आगरा बुलाया गया और उन्हें मुअज्जम खान की उपाधि दी गई। 1656 ईस्वी में मीर जुमला ने शाहजहां के दरबार का दौरा किया और उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया, वही हीरा जो अहमदनगर सल्तनत में 1547 ईस्वी में लुप्त हो गया था। बाद में शाहजहां ने मयूर सिंहासन नामक एक शानदार रत्नजड़ित सिंहासन बनवाया, जिसमें कोहिनूर और दरियाए नूर हीरे सिंहासन को सुशोभित करते थे। 17वीं शताब्दी सी के दौरान मुगल साम्राज्य के तहत बंगाल और उड़ीसा के गवर्नर शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडिया को बिना किसी सीमा शुल्क के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बदले में केवल 3000 रुपए का वार्षिक एकमुश्त भुगतान लिया गया। औरंगजेब का शासन। औरंगजेब शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल शासक था। वह उम्मीद करता था कि हर कोई सुन्नी इस्लाम धर्म के नियम का पालन करेगा। उसने शिया मुसलमानों को भी सताया। उसने दबाव, रिश्वत या बलपूर्वक सभी को इस्लाम में परिवर्तित करने की पूरी कोशिश की। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी के दौरान औरंगजेब ने जजिया कर की शुरुआत की, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, गैर मुस्लिम लोगों को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित किया
और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया उनका वध किया। 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। 1665 में उसने मराठा साम्राज्य के शिवाजी को हराया और कैद किया और उन्हें पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण कई मराठा साम्राज्य के किले मुगल साम्राज्य को सौंप दिए गए। बाद में शिवाजी भागने में सफल हो गए और संधि के तहत आत्मसमर्पण किए गए सभी किलों को वापस जीत लिया। 1665 में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के आदेश पर फौजदार सरदार खान ने सोमनाथ मंदिर के गुम्बद को नष्ट कर दिया और तोड़फोड़ की। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और केशव देव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया। 1675 में औरंगजेब के आदेश पर सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का दिल्ली में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के पवित्र परिसर में सिर कलम कर दिया गया और बाद में दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। 1682 से 1690 के दौरान छोटी छोटी झड़पों और ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार पर बातचीत को तोड़ने के कारण 1686 में पहला एंग्लो मुगल युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। 1690 में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के दरबार में क्षमा की याचिका के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को बॉम्बे में फिर से स्थापित किया और कलकत्ता में नया आधार स्थापित किया। 1685 में औरंगजेब ने जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर को नष्ट कर दिया। 1689 में औरंगजेब द्वारा मराठा साम्राज्य के दूसरे राजा संभाजी को बेरहमी से मार डाला। 1696 में मुगल साम्राज्य के तहत बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल अजीम उश शान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाने की अनुमति दी। डच भारत को चिनसुरा में फोर्ट गुस्ताव और चंद्रनगर या चंदन नगर में फोर्ट आर्लियंस बनाने के लिए फ्रांसीसी भारत को अनुमति दी। 1786 में औरंगजेब ने गिर सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। मंदिर स्थल को एक मस्जिद में बदल दिया गया, लेकिन मराठा साम्राज्य द्वारा क्षेत्र पर कब्जा करने और औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर को मुक्त कर दिया गया। 17वीं शताब्दी ईस्वी में औरंगजेब ने खजुराहो के जाटकरा में विजय मंदिर को नष्ट कर दिया और उस पर बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण किया। 1717 में मुगल साम्राज्य के शासक फुरुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई विशेषाधिकार प्रदान किए, जिसमें उन्हें मुर्शिदाबाद टकसाल में सिक्के बनाने की अनुमति भी शामिल थी। 1717 में मुगल सम्राट के बंगाल के सूबेदार या राज्यपाल प्रणाली को बंगाल सूबा के नवाब के पद से बदल दिया, जो मुर्शिदाबाद में स्थित थे। बंगाल का नवाब बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सहित बंगाल के 3 क्षेत्रों के वास्तविक स्वतंत्र शासक थे। नवाबों ने मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के जारी करना जारी रखा, लेकिन शासन स्वतंत्र सम्राट के रूप में किया। 1739 में करनाल की लड़ाई में अफशारी साम्राज्य के नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को हराया। युद्ध के बाद उन्होंने महीनों तक दिल्ली को लूटा। उसने गहनों से सज्जित मयूर सिंहासन, कोहिनूर और दरियाए नूर हीरा लूटा। हीरे का फारसी नाम कोहिनूर नादिर शाह द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ था प्रकाश का पर्वत। दरियाए नूर हीरा अब ईरान क्राउन ज्वेल का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि मयूर सिंहासन को तब नष्ट कर दिया गया था और उसके कुछ हिस्सों को फारसी नादेरी मयूर सिंहासन में शामिल कर लिया गया था, जिसे अब सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के राष्ट्रीय खजाने में रखा गया है। 1758 में मराठा साम्राज्य ने आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली पर हमला कर दिया। 5 महीने से अधिक समय तक दुरानी समाज से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ शासक आलमगीर द्वितीय भरतपुर राज्य भाग गया और मराठा साम्राज्य ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। भरतपुर राज्य की सेना ने मराठा साम्राज्य से दिल्ली को लड़ा और पुनः कब्जा कर लिया और शासक आलमगीर द्वितीय दिल्ली लौट आया। 1781 में मराठा साम्राज्य ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और वे मुगल साम्राज्य के शासक शाह आलम द्वितीय के संरक्षक बन गए। 1788 में गुलाम कादिर, एक अफगान रोहिल्ला जो सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेवा में था, ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 2.5 महीने तक दिल्ली को लूटा। मराठा साम्राज्य ने गुलाम कादिर को मार डाला और शाह आलम द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया। मुगल सम्राट की रक्षा के लिए
लिए दिल्ली में एक मराठा साम्राज्य का सैन्य दस्ता स्थायी रूप से तैनात कर दिया गया। 1803 सी से 1805 सी में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा पराजित हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मुगल साम्राज्य पर मराठा साम्राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने नाम मात्र के लिए शाह आलम द्वितीय को उनकी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य के प्रमुख के रूप में रखा। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद 1837 सी में उनका 61 वर्षीय पुत्र बहादुर शाह जफर द्वितीय अगला सम्राट बना। 1857 सी में 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत ब्रिटिश शासन पर महान सिपाही विद्रोह या यहां तक कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ। इसमें मेरठ में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की भारतीय सेना इकाइयों के बीच फूट पड़ती है, जिसे कड़ी लड़ाई के बाद दबा दिया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के साथ विद्रोह समाप्त होता है। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को साजिश के लिए दोषी ठहराया और उन्हें ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा में रंगून में निर्वासित कर दिया। ब्रिटिश संसद ने भारत को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसे ब्रिटिश राज कहते हैं, के तहत रखा, जबकि संबंधित राजकुमार विभिन्न छोटे प्रारंभिक आधुनिक राज्यों पर शासन करते हैं। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली। राजा अकबर ने सैन्य इकाइयों में मनसबदार प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की, जो एक सरकारी अधिकारी और सैन्य जनरलों की पद और स्थिति निर्धारित करती थी। प्रत्येक नागरिक और सैन्य अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था, जो उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण करता था। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसके तहत रईसों को जागीर या राजस्व रखने का अधिकार दिया जाता था। सैनिकों को मासिक या वार्षिक भुगतान या जागीर में भुगतान करने का विकल्प दिया गया था, जिसमें से कई ने जागीर को चुना। उन्होंने उस्मानी साम्राज्य से मैचलॉक बंदूकों और कास्ट तोप के रूप में सैन्य सहायता का इस्तेमाल किया। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति। 1576 सी में तुलसीदास ने अयोध्या में अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया, ताकि एक आम आदमी भगवान राम की कहानी गा सके। बाद में 16वीं शताब्दी सी में उन्होंने भगवान राम पर एक भक्ति कविता विनय पत्रिका, भगवान राम पर ब्रज भाषा में गीतावली, जीवन प्रबंधन के लिए युक्तियों पर दोहे दोहावली, भगवान हनुमान की स्तुति में हनुमान चालीसा, भगवान राम के जीवन की व्याख्या पर कवितावली, भगवान कृष्ण को समर्पित गीत कृष्णवली तथा साहित्य रत्न वैराग्य सांदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल की भी संरचना करी। 1574 सी में गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु बने और 1581 सी में अपने शरीर को त्यागने तक रहे। 1581 सी में गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु बने। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया और आध्यात्मिक कविता और संगीत रागों को शामिल करने वाले सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। गुरु अर्जन को मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर के आदेश से उन्हें 1606 ईस्वी में प्रताड़ित किया गया और उन्हें मार दिया गया। 1606 ईस्वी में गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु बने और 1644 ईस्वी में अपने शरीर त्यागने तक बने रहे। उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया, जो खालसा पंथ के सांसारिक सर्वोच्च पद का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने सिख धर्म के सैन्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करी। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 2 तलवारें पहनी, जो मीरी पीरी का प्रतिनिधित्व करती थीं। 1609 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने गुरु अर्जन देव पर लगाए गए जुर्माने को सिखों और गुरु हरगोविंद द्वारा नहीं चुकाए जाने पर गुरु हरगोविंद को कैद कर लिया और ग्वालियर के किले की जेल में डाल दिया। बाद में उन्हें 1611 ईस्वी में रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात राजा जहांगीर के साथ उसके संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। 1627 ईस्वी के बाद शाहजहां के शासनकाल के दौरान उनका रिश्ता मुगल साम्राज्य के साथ कटु बन गया, क्योंकि शाहजहां असहिष्णु था, जिसके कारण कुछ लड़ाइयां हुई जहां गुरु हरगोविंद सिंह जीते। शाहजहां ने सिख परंपरा को कमजोर करने के लिए राजनीतिक साधनों का प्रयास किया, जिसके तहत उनके परिवार के सदस्यों को भूमि अनुदान दिया गया,
जिससे उनके परिवार के सदस्य उनके खिलाफ विद्रोह करें। 1644 ईस्वी में गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु बने और 1661 ईस्वी में अपने शरीर को त्यागने तक बने रहे। 1661 ईस्वी में गुरु हरकृष्ण सिखों के 8वें गुरु बने और 1664 ईस्वी में चेचक के कारण अपना शरीर त्यागने तक गुरु बने रहे। 1665 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु बने। एक बार कश्मीर के हिंदू पंडितों के एक समूह ने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मदद मांगी। तेग बहादुर मुगल अधिकारियों द्वारा कश्मीरी ब्राह्मणों के उत्पीड़न का सामना करने के लिए मखोवाल में अपने अड्डे से चले, लेकिन रोपड़ में उन्हें मुगल साम्राज्य ने गिरफ्तार कर लिया और सरहिंद जेल में डाल दिया। 4 महीने बाद नवंबर 1675 ईस्वी में उन्हें दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और भगवान से अपनी निकटता साबित करने या इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए एक चमत्कार करने के लिए कहा गया। गुरु के धर्म को परिवर्तित नहीं करने पर उनके साथ गिरफ्तार किए गए उनके 3 सहयोगियों को उनके सामने यातनाएं दी गईं। भाई मतीदास को टुकड़ों में काट दिया गया, भाई दयाल दास को उबलते पानी की कढ़ाई में फेंक दिया गया और भाई सतीदास को जिंदा जला दिया। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर लाल किले के नजदीक एक बाजार चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरु तेग बहादुर के निष्पादन और दाह संस्कार के स्थानों को चिन्हित करते हैं। 1675 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। 1700 ईस्वी में उनका विवाह माता साहिब कौर से हुआ। उन्होंने सिख योद्धा समुदाय खालसा की स्थापना करी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के प्राथमिक ग्रंथ और शाश्वत गुरु के रूप में स्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, जिन्हें 4 साहिबजादे भी कहा जाता है, थे, वह उनके जीवन काल के दौरान मारे गए थे। मुगल साम्राज्य के साथ लड़ाई में बड़े 2 और छोटे 2 की सरहिंद के मुगल साम्राज्य के गवर्नर द्वारा मार डाला गया था। 1708 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह को मारने के लिए 2 भाड़े के सैनिकों को भेजा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को चाकू मारा। बाद में गुरु का गहरे घाव के कारण स्वर्गवास हो गया। गुरु के अंतिम शब्द थे, ग्रंथ गुरु है और आपको अकाल तक पहुंचाएगा। गुरु खालसा है और खालसा गुरु है। श्री साहिब माता देवी को सीख दी गई है, एक दूसरे से प्यार करें और समुदाय का विस्तार करें। ग्रंथ के शब्दों का पालन करें। सिखों का अनुसरण करने वाला सिख गुरु के साथ होगा। गुरु के आचरण का पालन करें, हमेशा वाहे गुरु के साथ रहे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: आगरा में 1573 ईस्वी का आगरा किले का पुनर्निर्माण किया गया। प्रयागराज में 1583 ईस्वी का इलाहाबाद किला। फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी का बुलंद दरवाजा। शेखपुरा पाकिस्तान में 1606 ईस्वी का हिरन मीनार। लाहौर पाकिस्तान में 1634 ईस्वी की वजीर खान मस्जिद। शाहदराबाद लाहौर पाकिस्तान में 1637 ईस्वी की अकबरी सराय। पुरानी दिल्ली में 1648 ईस्वी का लाल किला। ठट्टा पाकिस्तान में 1659 ईस्वी की शाहजहां मस्जिद। औरंगाबाद में 1660 ईस्वी का बीबी का मकबरा। मुंशीगंज बांग्लादेश में 1660 ईस्वी का इद्रकपुर किला। नारायणगंज बांग्लादेश में 1663 ईस्वी का सोना कंडा किला। लाहौर पाकिस्तान में 1673 ईस्वी की बादशाही मस्जिद। ढाका बांग्लादेश में 1688 ईस्वी का लालबाग किला। सोनपुर रियासत 1556 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में सुब्रनापुर, जिसे पहले सोनपुर कहते थे, थी। मदन गोपाल सिंह देव यहां के पहले राजा थे और सुधांशु शेखर सिंह देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सोनपुर रियासत के पहले भौमकर राजवंश खिंजली मंडल के भांज आए थे। सोनपुर रियासत के बाद भारत गणराज आया। संबलपुर राज्य के राजा मधुकर देव ने भौमकारा राजवंश के अधीन शासन कर रहे खिंजली मंडल के भांज शासकों पर विजय प्राप्त कर सोनपुर राज्य के क्षेत्र को जीता था। राजा मधुकर देव ने इसे अपने छोटे पुत्र मदन गोपाल को सौंपा, जिन्होंने सोनपुर राज्य की शुरुआत की। 1826 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1948 ईस्वी में
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: सुब्रनापुर में 1680 सी का सुब्रना मेरू मंदिर, सोनपुर में 17वीं शताब्दी सी का सुरेश्वरी मंदिर। राज दरभंगा 1557 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में दरभंगा थी। महेश ठाकुर यहां के पहले राजा थे और कामेश्वर सिंह बहादुर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। राज दरभंगा के पहले ओइनीवार राजवंश आया था। राज दरभंगा के बाद भारत गणराज आया। राज दरभंगा, जिसे खंडवला राजवंश भी कहा जाता है, जमींदारों के वंशज और मिथिला प्रदेशों के शासक थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद अकबर जानता था कि केवल एक ब्राह्मण ही मिथिला पर शासन कर सकता है और इस तरह उसने गढ़ मंडल के राजा पंडित चंद्रपति ठाकुर को बुलाया और उनके बेटे महेश ठाकुर को राज दरभंगा का राजा बनाया। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: दरभंगा में 1880 सी के दशक का आनंद बाग पैलेस, जिसका अब संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में उपयोग किया जाता है। राजनगर में 1929 सी का नवलखा पैलेस। दरभंगा में नरगौना पैलेस, जिसका 1934 सी में भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः निर्माण किया गया था। दरभंगा में 1947 सी का दरभंगा किला। गोरखा साम्राज्य 1559 सी से 1768 सी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में गोरखा थी। द्रव्यशाह यहां के पहले राजा थे और पृथ्वी नारायण शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और खास उनकी भाषा थी। गोरखा साम्राज्य के पहले कांतिपुर साम्राज्य, भक्तपुर साम्राज्य, ललितपुर साम्राज्य, बाईसे राज्य और चौबीसी राज्य आए थे। गोरखा साम्राज्य के बाद नेपाल साम्राज्य आया था। 1559 सी में लामजंग साम्राज्य के राजा नरहरि शाह के छोटे भाई द्रव्यशाह, जो चौबीसी राज्य में से एक थे, ने खड़का प्रमुखों को अपने कब्जे में ले लिया और गोरखा साम्राज्य की स्थापना की। 1744 ईस्वी में से 1816 ईस्वी के दौरान गोरखा साम्राज्य ने चौबीसी राज्य के सभी खंडित साम्राज्यों को गोरखा साम्राज्य में एकीकृत कर लिया। यह साम्राज्य 300 वर्षों के पहले भी एकीकृत था, जब तक कि यक्षमल्ल ने अपने राज्य को 6 पुत्रों में नहीं बांटा था। 1744 ईस्वी में उन्होंने कांतिपुर साम्राज्य के साथ लड़ाई लड़ी और उनसे नुवाकोट पर कब्जा कर लिया। 1768 सी में काठमांडू की लड़ाई में उन्होंने कांतिपुर साम्राज्य को पराजित किया और कब्जा कर लिया। कांतिपुर साम्राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज से मदद मांगी, पर वह भी कोई मदद नहीं कर पाए। 1768 सी में ललितपुर के युद्ध में उन्होंने ललितपुर साम्राज्य को पराजित किया और कब्जा कर लिया। 1769 सी में भक्तपुर की लड़ाई में उन्होंने भक्तपुर साम्राज्य को हराया और कब्जा कर लिया। 3 राज्यों के एकीकरण के बाद उन्होंने राजधानी को काठमांडू में स्थानांतरित कर दिया और राज्य का नाम बदलकर नेपाल साम्राज्य कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: गोरखा, नेपाल में 16वीं शताब्दी सी का गोरखा पैलेस। कलिंग चालुक्य राजवंश 1560 सी से 1568 सी तक रहा। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में राजमंड्री थी। मुकुंददेव यहां के पहले और अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। कलिंग चालुक्य राजवंश के पहले भोई राजवंश आया था। कलिंग चालुक्य राजवंश के बाद खोरदा साम्राज्य और बंगाल सल्तनत कर्रानी राजवंश आए थे। पहला शासक मुकुंददेव एक खूनी तख्तापलट द्वारा सिंहासन पर आया। बंगाल सल्तनत कर्रानी राजवंश के सुलेमान खान कर्रानी की सेनाओं ने उन पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।